हेलो दोस्तों, जैसे मैंने आपको वादा किया था कि हम बहुत जल्दी हम आपके सामने लेकर के आएंगे पीटी 365 का वीडियोज लेकर के आएंगे। और उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि जो भी पूरी पीडीएफ है, लगभग 160 पेज की पीडीएफ ये वाली है। 160 पेज की पीडीएफ को हम बहुत जल्दी से हम आपको समझा सकें और लगभग 3 से 4 घंटे के अंदर पूरा हम वीडियो, लेकिन हम पार्ट वाइज दे करके आएंगे, पार्ट वन पार्ट टू ऐसे करके लेकर जब तक खत्म नहीं हो जाता ये चीज़ें। और ऐसे अभी और भी सब्जेक्ट है तो उसको भी लाना पड़ेगा, लाएंगे आपके लिए। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आपके एग्जाम के लिए सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें होंगी वो हम आपके लिए लेकर के आएंगे। अब इसमें अभी देखेंगे तो आप इसमें 9 टॉपिक हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी के दिया हुआ है, और ये जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के बारे में दिया हुआ है। तो अब इसमें से करके 9 टॉपिक बना रखा है इन्होंने, 9 टॉपिक। तो 9 टॉपिक को कवर करने में जिसमें पहली टॉपिक जो है ना, जो ये जैव विविधता वाली टॉपिक है, ये ज़्यादा बड़ा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा कवर करने में। बाकी सब छोटे छोटे टॉपिक हैं और कवर हो जाएंगे। तो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है कवर करने में। तो अभी थोड़ी ब्रीफिंग आपको दे देते हैं इसके बारे में कि क्या क्या, जैसे जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल। अच्छा, इनके तो बायोडायवर्सिटी क्या होता है, कितने इम्पोर्टेंट है, क्या है, ये जब आप स्टैटिक पढ़ेंगे ना तो आप वहाँ पे पढ़ेंगे, इसको स्टैटिक में आपको कवर करना पड़ेगा। तो अभी ये तो इसमें तो न्यूज है ये, तो हम ये करंट अफेयर के स्टडी से पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि जब कभी हम स्टैटिक पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ाएंगे, हम आपको स्टैटिक भी देंगे, वीडियोस देंगे, 2-3 वीडियो उसकी भी पूरी चलेगी, तो हम आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे, स्टैटिक भी। तो अभी तो ये सिर्फ करंट अफेयर है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ रखा पहले से ही। तो हम ये कोशिश करते हैं, चलो ठीक है, हम करंट अफेयर पढ़ लेते हैं पहले। तो इसमें पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ें विजन आईएएस ने इसको इसमें डाला है। बस आपसे रिक्वेस्ट एक बात की है कि हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। आप इसको जो है शेयर कर देना है और इसको लाइक कर देना है। और जो सबसे बड़ी बात है वो यही कि सब्सक्राइब कर देना है, इसको सब्सक्राइब कर देना। यही हमारी आपसे गुरु दक्षिणा है, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। गुरु दक्षिणा रूप में आपको सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए तब भी चलेगा मेरा। तो इसमें जो पहली टॉपिक मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि जैव विविधता के अंदर जो टॉपिक, ये मेन टॉपिक हो गया जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो छः छः टॉपिक इसके अंदर भी शामिल किए गए हैं। जैसे पहले कि वन्य जीव संरक्षण पहले टॉपिक कर दिया उन्होंने। इसी में दूसरा जो है वन के बारे में दिया, तीसरा आर्द्र भूमि, तटीय भूमि और महासागर के बारे में दिया हुआ। चौथा इन्होंने दिया हुआ अन्य जो जो महत्वपूर्ण सुर्खियों में रहते हैं उनको दिया हुआ है। उसके बाद इन्होंने छठवीं देखो जो सुर्खियों में संगठन के बारे में दिया हुआ है, इस तरह से। और यहाँ पे सुर्खियों में शब्दावलियाँ और अवधारणाएं भी दिया हुआ है। तो थोड़ा सा हम ये शब्दावलियाँ और अवधारणाएं को भी हम अ, थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। जी ठीक है। तो पहला इसमें जब देखेंगे वन्य जीव संरक्षण में देखेंगे तो हम देखेंगे आईयूसीएन की विश्व संरक्षण कांग्रेस देखेंगे, यूनेस्को का विश्व जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क देखेंगे, फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 देखेंगे, जैविक विविधता, जैविक संसाधनों और उनसे संबद्ध ज्ञान तक पहुंच तथा लाभों का उचित और न्याय संगत साझाकरण विनियम 2025। फिर हम देखेंगे कि वन्य जीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना, ये पूरा लिखा हुआ वहाँ पे। फिर प्रोजेक्ट चीता रिजर्व और टाइगर रिजर्व के बारे में। एक है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, एक है स्मॉल कैट्स। तो ये स्टेटस ऑफ स्मॉल कैट्स, ये दोनों है, बिग कैट के बारे में भी पढ़ेंगे हम और स्मॉल कैट के बारे में भी पढ़ेंगे। और क्वेश्चन भी आते हैं, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं तो फिर हम देखेंगे। और एक इंटरनेशनल ये बिग, कोई ये भी कोई IBAT, ये भी कोई अलायंस है। तो एक यहाँ बिग कैट अलायंस है, एक यहाँ ABIAT। जब हम अंदर पढ़ेंगे देखेंगे क्या है ये। फिर भारत में हाथियों की स्थिति क्या है, मगरमच्छ की स्थिति क्या है, नदी डॉल्फिन, गिद्ध, ऊंट, जंगली याक। और तमिलनाडु में ना कुछ संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण किया जा रहा है। वो जैसे 4 प्रजातियां उसमें विशेष रूप से हैं, तो हम कौन कौन सी हैं और देखेंगे हम उसमें। फिर उसमें वन के बारे में बात आती है, तो वन संरक्षण संवर्धन संशोधन अधिनियम 2025। अभी ये संशोधन संरक्षण अधिनियम आ चुका 2025 के लिए, जो हमें देखना पड़ेगा।
फिर राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन है, एक राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन है, जिसको बोलते नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन, इंडिया मिशन ऐसे करके। तो नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन, GIM। फिर आप देखिए कि वनों पर पर्यावरणीय लेखांकन 2025 रिपोर्ट देखेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ही है। अब आर्द्र भूमियां, तटीय भूमि और महासागर के बारे में, तो खुले समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र संधि होगी, आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन हो गए, सुर्खियों में रही अन्य जो है आर्द्र भूमियां हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई क्योंकि सुर्खियों में रही होनी चाहिए था, उन्होंने लिखा सुर्खियों रही में अन्य, थोड़ा सा ये मिस क्या कह सकते हैं उसको हम, कि लिखने में उन्होंने थोड़ा सा मिस कर दिया है। ठीक है। एक है प्रवाल विरंजन, मैंग्रोव परिस्थिति तंत्र में संधारणीय जलीय कृषि, सेम, इसको बोलते हैं सेम। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां अंदर देखेंगे। सुर्खियों में शब्दावलियां उदाहरण, तो रिजर्व संरक्षण, रिजर्व क्या होता है, वैश्विक महासागरों का अंधकार में क्या होना, मतलब कि ऐसा कह रहा है कि जो सागर है ना उसके अंदर फोटोसिंथेटिक मतलब वो जो प्रकाश मंडल है ना, वहाँ प्रकाश मंडल में प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा, वहां पर दिक्कत हो रही है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे जलीय जीव होंगे उनको दिक्कत होगी, इसके बारे में भी दिक्कत होगी, तो पढ़ेंगे क्या है। एक है पर्यावरणीय डीएनए के बारे में, पर्यावरणीय डीएनए के बारे में पता करेंगे भाई, कि हम डीएनए से पता करेंगे कि वहाँ पर्यावरणीय स्वास्थ्य कैसा है। एक है ब्लू वाशिंग, ब्लू वाशिंग में थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड होता है ये, क्योंकि लोग जो है भ्रामक मतलब भ्रम फैला करके अपना काम निकालते हैं। कार्यात्मक मृत प्रजातियों का पुनर्जीवन है, खुरदार जीव, थोड़ा सा इसको हम, खुरदार जीव है ये खुरदार जीव है। फिर सुर्खियों में संगठन क्या है, जैसे वन्य जीवों और वनस्पति, जिसको साइट्स बोलते हैं हम, ये साइट्स की बात की जा रहा है। फिर पादपों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, फिर आई बैट अलायंस, फिर फिर एनजीटी बार पता है 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो है इसकी जो वर्डिक्ट होता है, जो इनका निर्णय आता है, वो वर्डिक्ट जो है ना मानना बाध्यकारी तो है, लेकिन पूर्ण रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन अंतिम नहीं है, मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। एनजीटी अपने निर्णय को पुनः भी देख सकता है कि लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उसे दोबारा भी रिव्यू कर लेता है एनजीटी। और फिर सुर्खियों में रही रिपोर्ट्स। अब ये हम आपको सिर्फ जलवायु परिवर्तन में दूसरे वीडियो में जब पार्ट 2 लेकर के आएंगे तो हम वहां पे आपको यहाँ से शुरू करेंगे इसके बाद से, लेकिन आज अभी हम आपको यहाँ तक पूरा पढ़ाएंगे। तो इसे आप ध्यानपूर्वक एकदम धैर्य से बना करके रखिएगा, और पूरा पीटी 365 को आराम से पढ़िए एकदम मस्त तरीके से, ताकि आपको समझ में आता रहे कि क्या सही है क्या गलत है, क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं। अच्छा, एक बात है आपको और ध्यान रख लेना है, वो ये है, ध्यान में रखने वाली बात क्या है, वाली बात, पहली बात ये है कि जो स्टैटिक पार्ट है वो भी मैं आपको पूरा करवाऊंगा फ्री में और यूट्यूब पे। अच्छा, क्या लिया जाएगा आपसे, सिर्फ क्या करो आप, मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करना है। और थोड़ा अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर लीजिएगा, थोड़ा और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा इसको, बस लेकिन ये जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप इसको प्लीज़, ताकि ये थोड़ा सा और बढ़ जाए। आइए पहला हम शुरू करते हैं, क्योंकि अभी ये सब वही सब है, मेन टॉपिक बता चुका था आपको ये सब। प्रदूषण हो गया, इसके बाद ये 3-4 हैं, ठीक है। आइए पहला शुरू करते हैं। तो क्यों रहे, भूगोल के थोड़ा सा एक टॉपिक इसमें दिया हुआ है। अब इसमें थोड़ा बता रखा है कि विद्यार्थी कैसे पढ़ेंगे इसको, ये बता संदेश दिया विद्यार्थी कैसे पढ़ेंगे, कहीं इन इन्फोग्राफिक का इस्तेमाल किया है इन्होंने, प्रजाति एवं संरक्षित शब्द का संकलन उन्होंने किया है, थंब थंबनेल्स इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ काफी, ताकि आपको समझ में आता रहे। ठीक, सब कुछ क्विज भी इन्होंने लिया हुआ है।
इस तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी क्या होती है, ये हम आपको पढ़ाएंगे स्टैटिक में, लेकिन ये पढ़ेंगे हम आज वन्य जीव और संरक्षण के बारे में कि भाई वन्य जीव यानी जो वनों में जीव रहते हैं उनका संरक्षण कैसे होता है, क्या होता है, ये सब चीजें। आईयूसीएन आपको पता है बहुत बड़ी एक संस्था है जो ये काम ऑर्गेनाइजेशन है, ये अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है। तो एक है ये आईयूसीएन की विश्व संरक्षण कांग्रेस, यानी विश्व संरक्षण कांग्रेस किस, जैसे वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस किसका है, आईयूसीएन का है। तो कुछ किया होगा, हाँ इन्होंने कुछ किया है। क्या किया है इन्होंने, किया है विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 किया अबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात में है। यानी ये अबू धाबी गए, अबू धाबी में उन्होंने एक कांग्रेस किया है, आईयूसीएन ने किया है। उस कांग्रेस का नाम क्या है, वर्ल्ड कंजर्वेशन कंजर्वेशन कांग्रेस। तो इसका मतलब क्या क्या किया इन्होंने, इन्होंने किया है कि 2045 की राह पर प्रकृति के लिए एकजुट हो। 2045 की राह पर मतलब अभी तो 2025 चल रहा था, तो 2045 यानी 20 साल का उन्होंने एक 20 वर्षीय रणनीतिक विजन को अपना लिया, इन्होंने रणनीतिक विजन को अपनाया है कि हम कैसे इसको हम आगे बढ़ाएंगे डे टू डे। और अबू धाबी कॉल टू एक्शन, उन्होंने फिर कुछ 5 क्षेत्रों के कार्य को संपन्न करने की बात किया हुआ है। तो जैसे मानव प्रकृति की मानव कल्याण की बुनियाद के रूप में पुनः पुष्टि करना है, बहुपक्षवाद को सशक्त बनाना है, न्याय और समावेशन सुनिश्चित करना है, ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देना है, प्रकृति और जलवायु कार्रवाई के लिए संसाधनों को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये हमने 5 देख लिया। इसमें कुछ बातें और भी हैं, ठीक है। आईयूसीएन में 10 से अधिक नए सदस्य शामिल किए गए, 100 से अधिक जो है ना नए, जिनमें 6 ऐसे हैं जो नए देश हैं, जैसे अर्मेनिया, ताजिकिस्तान, मार्शल द्वीप, गैबॉन, तुवालू और जिम्बाब्वे। जो नाम आपको याद रखने वो मार्शल द्वीप, गैबॉन और तुवालू, ये तीनों नाम आप जरूर याद रखिएगा, मार्शल द्वीप, गैबॉन और तुवालू, क्योंकि ये आईयूसीएन में अभी भी ये शामिल हुआ है। बहुत आईयूसीएन में बहुत सारे लोग हैं, इसमें बहुत सारे संगठन काम करते हैं, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और एनजीओज बहुत सारे इसमें हैं, तो देश भी शामिल किए गए। इसलिए आईयूसीएन छोटा नहीं बहुत बड़ा है, तो इसमें 100 से अधिक लोग जिसमें शामिल हुए हैं। उसमें से मार्शल द्वीप, आप ले गैबॉन, तुवालू, ताजिकिस्तान, आर्मेनियन, जिम्बाब्वे, ये सब चीज इसमें शामिल, ये सब देश उसमें शामिल हुए हैं। इन्होंने एक बार पहली बार प्रस्ताव इन्होंने अपनाया, क्या अपनाया है, तो जीवाश्म ईंधनों को न्यायोचित रूप से चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की बात इन्होंने किया है कि हम इसको जो जीवाश्म ईंधन है ना, हम उसको चरणबद्ध तरीके से समाप्त करेंगे। ये पहली बार प्रस्ताव अपनाया गया है, किसमें आपको पता चला इसमें विश्व संरक्षण कांग्रेस में। किसकी कांग्रेस में, आईयूसीएन की जो विश्व संरक्षण कांग्रेस है उसमें इन्होंने अपना लिया इसको, क्योंकि ये रणनीतिक विकास विजन है ना, ये 20 साल का 2025 से लेकर के 2045 तक का उन्होंने एक अपनाया है। ठीक है, उसके बाद जैव विविधता संरक्षण में स्वदेशी समुदाय की भूमिका को मान्यता दी गई है। पहली बार प्रथम विश्व स्वदेशी जन एवं प्रकृति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया इन्होंने। तो इन्होंने पहली बार ऐसा किया जो विश्व स्वदेशी जन एवं प्रकृति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अब देख लो आईयूसीएन क्या होता है। आईयूसीएन जो है ना 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। किसमें हुई थी इसकी स्थापना, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये वर्तमान में ना विश्व का सबसे बड़ा और सबसे विविध पर्यावरण नेटवर्क है। ये सबसे बड़ा पूरे दुनिया में सबसे बड़ा यही पर्यावरणीय नेटवर्क ये है। 1400 से अधिक, मैं बोल रहा था सदस्य ज्यादा इनके हैं, 1400 प्लस इसके सदस्य इसमें देश हैं, गैर सरकारी संगठन है, शोध संस्थान, भारत का सदस्य भी है। ठीक है, और ये 4 साल में प्रत्येक 4 साल में बैठक करता है ये। ठीक है, और इसकी मेजबानी कौन करेगा, जो आईयूसीएन के सदस्य देश होते हैं वो करते हैं, इसकी मेजबानी करते हैं ये। इसकी जो सर्वोच्च शासी निकाय है उसका नाम है आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस की सदस्य सभा, ये हो गई हमारी। फिर आईयूसीएन परिषद क्या होती है, ये मुख्य शासी निकाय के रूप में काम करती है। इसका उद्देश्य क्या, जरा ये बता दो। आईयूसीएन का जो उद्देश्य होता है ना वो सीधा से ये बात ये होती है, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्रीय परियोजनाएं संचालित करना होता है इनको। ठीक है, एक फिर रिपोर्ट्स, कई रिपोर्ट्स जारी करते हैं ये। इसमें से एक रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, आउटलुक 4 वाली, आईयूसीएन वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4।
ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका है। अब संबंधित सुर्खियां, इसके जो अभी हम पढ़ रहे थे आईयूसीएन से, इससे संबंधित कुछ सुर्खियां भी होंगी या इसके अलावा कोई सुर्खियां हो सकती हैं, देखते हैं क्या है। भारत का राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप। जैसे ये जो रेड लिस्ट जारी होता है ना, तो ये तो जारी करता है आईयूसीएन, भारत ने कहा हम भी जारी करेंगे, और 2025 से लेकर के 2030 तक जारी करेंगे, हम जारी करते रहेंगे। तो ये राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप है ये, और विजन 2025-26 का है। ठीक है, भारत ने क्या किया, भारत ने जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करने के लिए नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप प्रस्तुत किया। ठीक है, कर दिया भाई। ये 5 वर्षीय पहल है, आपको पता है 11,000 प्रजातियों को ये क्या करेंगे, विलुप्त के जोखिम का आकलन करेंगे। जो कि मान लीजिए कोई प्रजाति ऐसी है जो विलुप्त विलुप्त होने वाली है, विलुप्त होने उनकी उनका उनकी विलुप्ति का हम आकलन करेंगे। विलुप्ति का आकलन अगले 5 साल तक करेंगे। आकलन करने के बाद 5 साल तक फिर हम रिपोर्ट जारी करेंगे। ठीक है, तो ये है राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप। इस तरह से भारत सरकार ने शुरू कर दिया है, और 25 से लेकर के 30 तक के बीच में काम करेगा। ठीक है, और इसकी जो संस्था कौन रहेगी, ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। लक्ष्य क्या, 2030 तक वनस्पति और जीवों दोनों के लिए राष्ट्रीय रेड डेटा बुक प्रकाशित करना है। देखिए, इसमें वनस्पति भी रहेंगे, जीव भी रहेंगे, दोनों शामिल किए जाएंगे। क्वेश्चन तैयार किया जेएसआई ने, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा आईयूसीएन भारत और सेंटर फॉर स्पेशीज सर्वाइवल के सहयोग से जारी किया जा रहा है ये। फिर अंतर्राष्ट्रीय समन्वय क्या है इसमें, यह परियोजना जैव विविधता अभिसमय जिसको बोलते हैं सीबीडी, और कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क जैसे अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के अनुरूप जारी किए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो अन्य सुर्खियों में था हमारा ये वाला, तो इसको हम कह देते हैं राष्ट्रीय रेड लिस्ट। ये 2025 तक रहेगा, 25 से 26 तक के 25 से 30 तक जारी किया जाएगा। ये 5 वर्षीय पहल है, 11,000 प्रजातियों को लिया गया है, और ये वनस्पति और जीव दोनों के लिए राष्ट्रीय रेड डेटा बुक जारी करता रहेगा ये। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, बस ये आपको इतना ध्यान रखना है, बस इसको इस वाले में आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं भाई आईयूसीएन क्या है, और संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची किसको बोलते हैं, जो हमने रेड लिस्ट, क्योंकि अभी भारत रेड लिस्ट निकाल रहा है, भारत में काम भी डेटा निकालेंगे। तो ये रेड लिस्ट है क्या, आईयूसीएन का जो रेड लिस्ट है उसका क्या मतलब है। तो ये जो 1964 में इसकी स्थापना किया गया, रेड लिस्ट वाली जो आईयूसीएन की थी, इंडिया के 2025 में किया गया था। लेकिन जो देखिए सीधी सी बात है कि इंडिया ने ये जो रेड लिस्ट है वो आईयूसीएन के रेड लिस्ट को देख करके किया हुआ, कि अच्छा वो क्या करते हैं कि कुछ जातियों जीव पौधों को और जीवों की एक लिस्ट निकालता है कि कौन ऐसी अच्छी है, कौन सी बहुत संकटग्रस्त जातियां हैं, इस तरह के उन्होंने। तो जो आईयूसीएन जो निकालता है रेड लिस्ट, उसमें 9 श्रेणियों में वर्गीकृत है ये, पहली बात। उसके बाद इसमें एक प्रतिवर्ष कम से कम 2 बार इसका अद्यतन किया जाता है। अगर ये आईयूसीएन है, इसका रेड रेड डेटा बुक है, ये रेड लिस्ट बुक, ये रेड लिस्ट का तो ये रेड डेटा बुक कह दो आप। ठीक, ये है इसका, इसमें 9 श्रेणियां इसमें है। ठीक, और ये वर्ष में 2 बार इसका अद्यतन किया जाता है, यानी अपडेट होता है ये। ठीक हो गई। अब वैश्विक रूप से देखिए तो आर्कटिक सील और हरा समुद्री कछुआ, ये 3 है। जो हरा समुद्री कछुआ वो की स्टोन है, और जो आर्कटिक सील है 3 प्रजातियां विलुप्त होने के करीब पहुंच गई हैं। आर्कटिक सील जब आप देखोगे उसकी 3 प्रजातियां ऐसी हैं जो इसके करीब पहुंच गई हैं, मतलब विलुप्त होने करीब में चली गई हैं ये। उसके बाद आप हरा समुद्री कछुआ की स्टोन है, ये इंडेंजर्ड से
लीस्ट कंसर्न में भारत में जो आप देखेंगे 12 भारतीय पक्षी प्रजातियों के संरक्षण स्थिति में बदलाव हुआ था। 12 भारतीय पक्षी प्रजातियों की स्थिति में बदलाव। 4 प्रजातियों को अधिक संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया है। 4 प्रजातियों को अधिक संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है। कौन कौन सी है वो? इंडियन कॉर्सर, अभी जो ये इंडियन कॉर्सर हुआ, इंडियन रोलर हुआ, और रूफ ऑफ टिल्ड लार्क, ये नियर थ्रेटेंड है। ये क्वेश्चन यहाँ से आता है खूब अच्छे तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके लिए, तो इसे याद करना पड़ेगा। अच्छा, ये मैं पीडीएफ आपको वहाँ पे दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। आज टेलीग्राम चैनल सरशा यूपीएससी पर, मैं वहाँ पे आपको इसको डाल दूंगा, ठीक है। और एक है हमारा इंडेंजर्ड सूची में शामिल किया गया है लॉन्ग बिल्ड ग्रॉस हॉपर बार्बलर। अभी नियर थ्रेटेंड इंडेंजर्ड क्या है अभी आगे बताते हैं आपको। एक है सिंथेटिक बायोलॉजी एंड प्रकृति संरक्षण पर प्रथम नीति को अपनाया गया है। ये आपको इम्पोर्टेंट रखना है, याद रखना है। एक बात और देखिए, क्या पारिस्थितिकी संहार का अपराध कह रहा है कि पर्यावरण को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है ना, तो उससे अंतर्राष्ट्रीय अपराध माना जाएगा। तो ने अपराध कर दिया और इसके लिए, और ये कहाँ पे आएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में इसका मुकदमा चलेगा। अगर अगर कुछ ने ऐसा किया है तो मतलब कि हो सकता है देश के बारे में हो, एनजीओ के बारे में, लोगों के बारे में हो, तो अगर अपराध कर दिया अंतर्राष्ट्रीय अपराध, और इसका जो मान्यता किसने दिया है, ये मान्यता दिया है इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने दी है। ठीक है भाई, ये अगर कोई ऐसी बात होती है तो फिर हम आपको बताते हैं। फिर वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा जो भी निर्णय लिया जाए वो आपके लिए रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, अब आईयूसीएन की लाल सूची देखते हैं। जो आईयूसीएन की रेड लिस्ट है वो कैसे 9 है ना, तो एक है नियर नॉट इवेल्युएटेड डेटा डिफिशियंसी, लीस्ट कंसर्न हो गया एक, नियर थ्रेटेंड एक, वनरेबल है दूसरा, इंडेंजर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और एक्सटेंट इन द वाइल्ड वाइल्ड और एक्सटेंट। ये 9 हैं, आपको 9 याद रखने हैं, 9 याद रखने हैं। 9 में नहीं याद रखने आपको, 3 मान लीजिए। ये लीस्ट कंसर्न देख लीजिए आप, नियर थ्रेटेंड देख लीजिए आप, वनरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली, 5 तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे हर हाल में, ये 5। एक लीस्ट कंसर्न आपको याद रखना पड़ेगा, लीस्ट कंसर्न वाला एक, दूसरा आपका नियर थ्रेटेंड वाला एंटी जिसको बोल दिया गया, तीसरा वल्नरेबल जिसको यूवी बोल दिया गया है, चौथा इंडेंजर्ड जिसको ईएन बोल दिया गया है, पांचवा क्रिटिकली इंडेंजर्ड जिसको सीआर बोला गया है, लीस्ट को एल सी बोला गया है। ठीक है, ये आपको 5 याद रखना, एक देख लेते हैं कौन कौन सा। तो जो डेटा डिफिशियंटी है ना, उसका मतलब ये है कि विलुप्त होने का खतरे का अनुमान लगाने के लिए उसकी आबादी या विवरण के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। मान लीजिए कोई प्रजाति ऐसी जो विलुप्त हो चुकी है, प्रजाति है जो विलुप्त हो चुकी है, अब उसके बारे में अनुमान लगाने के लिए कि आपके पास कोई पर्याप्त डेटा है कि नहीं है, तो हमारे पास नहीं है। जब नहीं है तो हम उसको डाल देंगे किसमें, डेटा डिफिशियंट है, मतलब डेटा हमारा डिफिशियंट है, यानी डेटा हमारे पास पर्याप्त मौजूद नहीं है, जिसके आधार पे हम कह सकें कि ये विलुप्त हो चुका है, नहीं हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं पता हमें। ठीक है, दूसरा आता है संकट मुक्त, यानी ऐसी जातियां जो अभी प्राकृतिक प्रवास में रहती हैं और संकट मुक्त हैं, कोई संकट उन पे है नहीं, तो बोलते हैं लीस्ट कंसर्न बोलते हैं उसको, कि बहुत कम चिंता की बात है, इसमें बहुत कम चिंता है, तो संकट मुक्त है। किसी प्रजाति की आबादी इतनी स्थिर है कि निकट भविष्य में उनकी विलुप्त होने की कोई संभावना नहीं है, यानी वो प्रजाति ठीक ठाक है, तो हम इस लिस्ट में डाल देते हैं। संकट लीस्ट कंसर्न में डालने का मतलब यही होता है कि जो प्रजातियों का नाम इस वाले में आ गया, इसका मतलब उन पे कोई दिक्कत अभी नहीं है और ये रहेंगे काफी, क्योंकि निकट भविष्य में भी इनको विलुप्त होने की संभावना नहीं है। मान लीजिए कि इसका कुत्ता ले लीजिए आप, यहाँ डाल दीजिए कुत्ता, डाल दीजिए बिल्ली, डाल दीजिए, तो ये निकट भविष्य में भी खत्म नहीं होने वाली है। आप चलिए ठीक, इस संकट का कोई आम का पौधा, अभी आम का पौधा खत्म हो रहा है, लगता है कि अमरूद का दिखता है, हमेशा दिखता है, तो ये रहेगा भी, तो ये निकट भविष्य में खत्म नहीं होने वाला, तो इसको यहाँ पे रखते हैं, इन सब चीजों को उठा करके। एक है संकट उन्मुक्त, नियर थ्रीटेंड, ऐसा लगता है कि अभी ये अगर हमने ये, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने देखा कि कोई ऐसी प्रजाति इसमें शामिल की जा रही है जो नियर
अभी आस-पास में कोई संभावना है नहीं कि वो खत्म हो जाए। लेकिन इसी तरह से जस्ट हम आगे बढ़े, देखें कि कोई ऐसी प्रजाति भी थी जो आगे चल कर के भविष्य में कम हो सकती है, भविष्य में खत्म हो सकती है। जैसे अभी आम का देखिए, आम का पौधा लीजिए आप, आम का पौधा। अब जितने बड़े-बड़े आम के पौधे दिखते थे ना हमारे अभी यूपी में, अब उतने बड़े पौधे दिखते नहीं हैं आपको। तो यानी नियर भविष्य में आपके लिए ये दिक्कत हो। जितने बड़े-बड़े जंगल दिखते थे, वो जो आप कभी इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल संचक्र, उसमें ये टॉपिक आता है। तो उसकी बहुत सारी चीजें जब एक बार खत्म हो गई, दोबारा जो है वो उगती नहीं है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वो खत्म ही ना हो। तो नियर थ्रेटेंड जो है ना, ये बताता है कि कोई प्रजाति ऐसी है जो निकट भविष्य में थ्रेटेंड यानी संकट श्रेणी में शामिल होने की संभावना से युक्त है। यानी जो आगे चल करके हम देखेंगे कि ऐसी कुछ श्रेणियां, ऐसी श्रेणियों में कुछ लोग या कुछ प्राणियों को भी हम इसमें शामिल, कुछ प्रजातियों को इसमें हम शामिल कर लेंगे। उसके बाद आप देखिए सुभेद्य यानी वनरेबल। इसका आशय यह है कि किसी प्रजाति के समक्ष अपने प्राकृतिक परिवेश, अच्छा यहाँ पे प्राकृतिक परिवेश, इसका प्राकृतिक परिवेश और इसका प्रवर्तित सेम है। जैसे अभी हमने यहाँ पे लीस्ट कंसर्न देखा, लीस्ट कंसर्न मतलब ये कि हम अभी बहुत कम चिंता में या हम चिंता मुक्त हैं, इसमें कह सकते हैं हम। यहाँ पे हम चिंतित हो गए। अब यहाँ पे देखो कि कोई ऐसी प्रजातियां तो हैं जो प्राकृतिक परिवेश से विलुप्त होने का उच्च खतरा है, हाई रिस्क है। यहाँ पे हाई रिस्क, यहाँ पे वेरी हाई रिस्क, यहाँ पे एक्सट्रीमली हाई रिस्क। अब इसका, अब ये क्या है ना, एक आप इस हाई रिस्क यहाँ पे है, यहाँ वेरी हाई रिस्क है, यहाँ पे एक्सट्रीमली हाई रिस्क है। बाकी वही प्राकृतिक आप परिवेश है, प्राकृतिक परिवेश है, प्राकृतिक परिवेश है। इसकी इंटेंसिटी तय कर के हिसाब से देखा जाएगा इसका। यहाँ मान लीजिए अगर आपके पास हाई रिस्क, मतलब ये है कि कोई ऐसी प्रजाति है जो हाई रिस्क पे हैं कि हाँ खत्म हो सकती हैं, कोई ऐसी है जो वेरी हाई पे है, तो इनकी संख्या के आधार पर दिया जाए। अगर यहाँ 50 है तो यहाँ हो सकता है 100 हो, यहाँ हो सकता है 500, ऐसे यहाँ हो सकता है 500, यहाँ 1000, इस तरह से भी हो सकता है ये चीजें। तो तीनों ये इस तरह से देखी जाएंगी इसमें कि एक वनरेबल, एक इंडेंजर्ड और एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ये दोनों तो ज्यादा जरूरी है नहीं, बस ये कह रहा है कि प्राकृतिक परिवेश से विलुप्त हो चुकी हैं। यानी ऐसे बहुत सी प्रजातियां ऐसी हैं जो प्राकृतिक परिवेश से हमने विलुप्त हो चुकी हैं। अगर कहीं हैं भी तो जैसे हमने कृत्रिम हमने जो जू बना देते हैं या कृत्रिम आवास बना देते हैं ना, हम उसमें थोड़े बहुत मिल जाते हैं। या बाहर जो उनका प्राकृतिक आवास है उससे बाहर में से मान लीजिए कि अ, भालू है, ये अपने स्थान पर रहता ही है। लोग सर्कस वाले भी लेके जाते हैं, उसको अपने पास रखते हैं। तो अगर प्राकृतिक आवास में खत्म हो जाए तो इनके पास कुछ दिन रहेगा ही। जू में आप जाओगे, देखोगे बहुत, चिड़ियाघर में तो आप बहुत सारी चीजें ऐसे पाएंगे जो अपने प्राकृतिक आवास में तो नहीं है लेकिन वहां पे रखे गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी प्रजाति है जो यहाँ पे नियर खत्म हो सकती है लेकिन यहाँ पे आगे नहीं हो सकती है। एक है विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट, ऐसी कोई प्रजाति है जो अंतिम सदस्य में उसकी मृत्यु हो चुकी है, मतलब कि ये जितने भी सदस्य उसमें पाए जाते थे तो सब एक, वो भी खत्म हो चुके हैं। अब ये एक है कि आईयूसीएन का जो है ना, ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज है। ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज है। ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज के प्रस्ताव जो आईयूसीएन ने 2012 में विश्व संरक्षण कांग्रेस से मुक्त प्रस्तुत किया था, 2021 में लॉन्च किया था। तो आईयूसीएन ने क्या किया, 2012 में उन्होंने विश्व संरक्षण कांग्रेस में, अभी कांग्रेस के बारे में पढ़ा है, तो 2021 में इसको लॉन्च किया था, ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज को। तो ये जो है आईयूसीएन की रेड सूची आकलन का एक वैकल्पिक हिस्सा बना लिया गया था। 8 ग्रीन स्टेटस है। जिस तरह से आईयूसीएन की रेड लिस्ट सिस्टम 9 श्रेणियां हैं, इस तरह से इसमें 8 श्रेणियां हैं। एक है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, जिसको हम डब्ल्यू कह दिए थे। एक है क्रिटिकली डिप्लीटेड, यानी इसमें जो आईयूसीएन ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज है ना, उसमें 8 श्रेणियां हैं। एक एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है, क्रिटिकली डिप्लीटेड है, लार्जली डिप्लीटेड, मॉडरेटली है, एक स्लाइटली है, फुली रिकवर्ड है, और नॉन डिप्लीटेड है, और इनडिटर्मिनेंट है।
इस तरह से 8 हमारे सामने श्रेणियां हैं जिसमें हम रखते हैं उठा करके। तो एक और देखते हैं उद्देश्य, प्रजातियों, पारिस्थितिक तंत्रों और संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण की सफलता का मापन करना। यह लाल सूची की पूरक है। लाल सूची विलुप्त होने के जोखिम पर केंद्रित है। ठीक है, उसी तरह से हमारा ग्रीन स्टेटस भी आता है। तो आईयूसीएन, एक चीज ये इंपॉर्टेंट ये वाला कि आईयूसीएन लाल सूची में 100 से अधिक प्रजातियों को आईयूसीएन ग्रीन स्टेटस का दर्जा देता है। 100 से अधिक प्रजातियां ऐसी हैं जो आईयूसीएन रेड सूची में, वो आईयूसीएन की ग्रीन स्टेटस का दर्जा मिला हुआ उनको, यानी वो प्रॉब्लम में है। उसके बाद आप देखिए कि ये ग्रीन स्कोर 0 से लेकर के 100 के बीच में फुली रिकवर्ड हो जाती हैं ये, पुनः फुली रिकवर्ड या पूर्ण रूप से अच्छा, यहाँ पे ग्रीन स्कोर के बारे में। उसके बाद एक है के आर मिलर पुरस्कार, सॉरी के आर पुरस्कार कैसे, ये किंटन आर मिलर पुरस्कार ये है। तो काजीरंगा के निदेशक थे ये, राष्ट्रीय उद्यानों के नवाचार के लिए इनको मिला हुआ है किंटन आर मिलर पुरस्कार। हमारे भारत मतलब किंटन तो एक पुरस्कार हो गया, तो ये मिला किसको है कि काजीरंगा के निदेशक को मिला हुआ है ये, और ये पहले भारतीय हैं जिनको किंटन आर मिलर पुरस्कार मिला हुआ है। और इसका गठन जो विश्व संरक्षित क्षेत्र आयोग ने किया हुआ है। और विश्व संरक्षित क्षेत्र आयोग अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के 6 तकनीकी आयोगों में से एक है, और ये 2006 में शुरू किया गया है। प्रत्येक 2 वर्षों में एक बार आईयूसीएन डब्ल्यूसीपीए द्वारा प्रदान किया जाता है, प्रत्येक 2 साल में। ठीक, एक है आईयूसीएन स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन, 1949 में इसकी स्थापना की गई। 10,050 से अधिक स्वैच्छिक विशेषज्ञ इसमें शामिल किए गए हैं। और भारत के प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण विशेषज्ञ कौन, विवेक मेनन है। 2025 से लेकर 29 तक के लिए ना आईयूसीएन स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसकी भूमिका क्या है, आईयूसीएन को जैव विविधता संरक्षण, प्रजातियों के प्राकृतिक महत्व, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य व कार्य प्रणाली में उनकी भूमिका से संबंधित जानकारी प्रदान करना है। आईयूसीएन वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट 4, ये अभी बताया था ना कि आईयूसीएन कौन कौन सी ऐसी रिपोर्ट जारी करता है जो इम्पोर्टेंट है। तो अभी उसमें से एक रिपोर्ट ये भी आईयूसीएन वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 रिपोर्ट ये वाली है। तो आईयूसीएन ने विश्व धरोहर आउटलुक 4 रिपोर्ट जारी किया। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज, कंजर्वेशन आउटलुक रेटिंग में केवल कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को गुड में रखा है, यानी इसने ये जो है ना कैटेगरी करता है कि कौन सा गुड है, एक गुड विथ सम कंसर्न, एक है सिग्निफिकेंट कंसर्न। इस तरह से 3 श्रेणी इसमें दी गई है इस आउटलुक 4 रिपोर्ट में। तो गुड किसको दिया गया है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को दिया है इन्होंने, कंजर्वेशन आउटलुक रिपोर्ट जो रेटिंग में इन्होंने देखा था। सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है 2020 से 2025 तक इस संरक्षण के लिए आउटलुक दर्जे में गिरावट देखी गई है। इसे गुड विद कंसर्न रेटिंग दी गई थी, लेकिन बाद में से सिग्निफिकेंट कंसर्न दे दी गई, क्योंकि पहले तो ठीक थी सुंदरवन वाला, सही था पहले, बाद में दिक्कत हो गई इसमें। फिर सिग्निफिकेंट कंसर्न में ये भी आता है, मानस राष्ट्रीय उद्यान आता है, पश्चिमी घाट भी इसमें आता है। यानी सिग्निफिकेंट कंसर्न में 3 आ गया, एक तुम्हारा ये सुंदरवन आ गया, मानस आ गया और पश्चिमी घाट। सुंदरवन को पहले दिया गया था गुड विद सम कंसर्न दिया गया, तो बाद में उसको ये दे दिया गया। तो आईयूसीएन के बारे में, और इंडिया का जो रेड लिस्ट है उसके बारे में, और कुछ प्रजातियां हैं ऐसी जो आईयूसीएन में भी दिक्कत है। उसके बाद 9 श्रेणी जो भी देखा मैंने, अभी 9 श्रेणी देखा अभी आईयूसीएन की, ये सब भी इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन जब कभी हम स्टैटिक पढ़ेंगे तो स्टैटिक में ये सब पार्ट फिर से आएंगे,
जैसे कि IUCN क्या है, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो क्या होती है, रिपोर्ट्स कैसे बनती हैं, ये सब पढ़ते हैं हम स्टैटिक पार्ट में। अब दूसरा देखते हैं शेर के बारे में, पैंथरा लियो बोलते हैं इसको, पैंथरा लियो बोलिए, शेर बोलिए। तो इसका के लिए पहला ग्रीन स्टेटस असेसमेंट किया गया, ग्रीन स्टेटस असेसमेंट किया गया। ये एशियाई शेर यहाँ पे है जिसको बोलते हैं पैंथरा लियो, यानी पैंथरा लियो बोलते हैं एशियाई शेर को या शेर को। शेर यानी पैंथरा लियो के लिए पहला ग्रीन स्टेटस असेसमेंट जारी किया गया। तो शेर यानी पैंथरा लियो के लिए प्रथम ग्रीन स्टेटस असेसमेंट के बारे में क्या है, शेर का ग्रीन स्टेटस, इसकी आबादी काफी हद तक कम हो गई है, लार्जली डिप्लेटेड। अभी लार्जली डिप्लेटेड लिख के आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, किसकी बात कर रहा है, लार्जली डिप्लेटेड की बात कर रहा है। तो एक बार नीचे आते देखते हैं किसकी बात कर रहा है ये। अभी जो हमने 8 लिस्ट देखा था ना, उसी 8 लिस्ट में एक बात कर रहा है, कहाँ चला गया ये वो 8 लिस्ट वाला, एक यहाँ तो 9 ये है, ये ग्रीन स्टेटस देखिए, IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज, हमने 8 देखा था ना, ये 1 2, एक लार्जली डिप्लेटेड, यही है लार्जली डिप्लेटेड। ये यहाँ पे आ जाते हैं, फिर देखते हैं, ये इसकी है लार्जली डिप्लेटेड, देख लिए। तो ये ग्रीन स्टेटस की जो बात कर रहा था उसी के, ये ग्रीन स्टेटस वही वाला है। विलुप्त श्रेणी शेर उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और एशिया में विलुप्त हो चुका है। संरक्षण सफलता पश्चिमी और दक्षिणी मध्य अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका तथा भारत के कुछ हिस्सों में किए गए प्रयासों से संभावित विलुप्त को रोकने में मदद मिलती है। मतलब ये जो शेर है उनका क्या जो है क्या मतलब स्टेटस अभी है इंडिया में या कहीं और, तो पश्चिमी और दक्षिणी अफ्रीका मिलते हैं ये, भारत के कुछ हिस्सों से संभावित विलुप्त को रोकने में मदद मिली है। तो ये एशियाई शेरों के बारे में बात कर रहे हैं हम, एशियाई शेरों के बारे में, ठीक है। अब दो तरह के शेर होते हैं, एक एशियाई शेर होता है, एक अफ्रीकी शेर होता है। जो एशियाई शेर होता है वो भारत में केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है। ये अपनी जगह छोटा होता है, गहरा होता है, विरल अयाल होता है, कान लगभग स्पष्ट दिखाई देते हैं। अयाल यानी शेर के गले पर बाल, उसको बोलते हैं अयाल, अयाल बोलते हैं। अफ्रीकी शेर में क्या है, ये उप सहारा अफ्रीका में सवाना घास के मैदान मिलता है। सबसे घना इसका बाल होता है, अयाल अक्सर कान और गर्दन को ढक लेता है, इतना बड़ा होता है। तो जो अब एशियाई शेर है उसमें त्वचा की जो अनुदैर्ध्य तह जो पेट के साथ चलती है, इसकी सामान्य विशेषता है, और अफ्रीका वाले में अनुपस्थित रहता है। जो एशियाई वाला है ना वो अफ्रीका शेरों से थोड़ा छोटा होता है, यानी अफ्रीका थोड़ा बड़ा होता है। आमतौर पर एशिया से बड़े होते हैं ये, यानी अफ्रीका वाले बड़े होते हैं। कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है, तो आप अन्य विशेषताएं सब दोनों की है, किनकी जो प्रजनन ऋतु कोई है नहीं विशेष रूप से कि कब होती है। और प्रोजेक्ट लायन को जो है ना, कब किया गया, 15 अगस्त 2020 को किया गया इन्होंने। तो प्रोजेक्ट लायन कब, तो वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 जब आया, 2022 में संशोधन हुआ WPA के तहत। संशोधन के अनुसार क्या हुआ, जो साइट्स के परिशिष्टों के अंतर्गत आने वाली प्रजातियों को अब इस अधिनियम की अनुसूची 4 में के तहत शामिल, जो साइट्स में कुछ हमने वहां पे कुछ प्रजातियों का नाम लिखा था साइट्स में, तो उनको उठा करके हमने इसकी चौथे सूची में डाल दिया है। अब इसमें एक बरदा, बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य आता है। बरदा जैसे आया तो आपका नाम तुरंत याद आना चाहिए था, गुजरात। तो गुजरात में बरदा, बरदा गुजरात में है, तो गुजरात के पोरबंदर और देवभूमि। तो अभी जो बातें हो रही थी कि हमने कि केवल ये कहाँ मिलता है, हमारा गिर गिर में मिलता है, ये भी गुजरात में ही है। तो कुछ और भी जगह मिलने की संभावना इसकी बढ़ रही है। तो पोरबंदर हो गया और देवभूमि द्वारका जिला, दोनों गुजरात में ही है, तो यहाँ पे बढ़ने की संभावना इसकी है। अब ये यूनेस्को का विश्व जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क, यूनेस्कोज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ये वर्ल्ड नेटवर्क है। हालांकि बायोस्फीयर रिजर्व 18 है, लेकिन इसमें सिर्फ 16 ही है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है। 26
यूनेस्को ने क्या किया है कि 26 नए स्थलों को विश्व जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया है। भारत में हिमालय प्रदेश का शीत मरुस्थल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बना दिया गया। तो भारत के हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में जाएंगे आपने, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में वहाँ पे कुछ पार्ट ऐसे हैं जो से शीत रहते हैं, ठंडे रहते हैं, उसको शीत मरुस्थल जीवमंडल बना दिया, आरक्षित क्षेत्र बना दिया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? किसकी स्थापना? इसकी WNBR की स्थापना, यानी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1976 में हुई थी। इसका जो प्रबंधन है ना, वो यूनेस्को के मैन यानी मैन एंड बायोस्फीयर कहता है, मैन एंड बायोस्फीयर, इसका नाम ही है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। अब मैप जो है ना, मैप इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1971 में हुई थी। मैप 71 में शुरू हुआ था और WNBR शुरू हुआ 76 में, यानी 5 साल बाद। तो मैप क्या है? एक अंतर सरकारी सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक आधार तैयार करना है। इनकी इस नामांकन के बाद भारत के कुल 13 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं। विश्व भर में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर 785 हो गई। यानी 13 जीवमंडल क्षेत्र ऐसे हैं जो इसके किसके यानी इसके WNBR के वर्ग, इसके मतलब ये ठीक है। और उसके बाद आगे देखते हैं कि एक है सेविलियर रणनीति, यानी इसको हम सही तरीके से कि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के लिए सेविलियर रणनीति और जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्क का सांविधिक ढांचा संयुक्त कार्य प्रणाली प्रदान करता है। मैप के बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है। अब संयुक्त सदस्य राष्ट्र मैप सचिवालय को सूचित करके किसी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र को नेटवर्क से हटा भी सकता है, पहली बात। दूसरा क्या करेगा, जो मैप के तहत रहेंगे उसको 10 वर्ष की समीक्षा की जाएगी ताकि उनका कार्य और प्रबंधन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर सके हम। और यदि कोई जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करता है तब भी उसको मान्यता वापस ले सकता है वो। अब शीत मरुस्थल जीवमंडल के बारे में देख लेते हैं। शीत मरुस्थल का विस्तार हिमालय क्षेत्र में है और उत्तरी लद्दाख में एवं कारगिल जिलों में से लेकर दक्षिण में किन्नौर हिमालय प्रदेश के स्पीति घाटी व किन्नौर घाट जिले तक विस्तृत है। यह भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला शीत मरुस्थल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में स्थित भाग को यूनेस्को के WNBR में शामिल किया गया है, जो सबसे शीत और शुष्क पारितंत्रों में से एक है। संरक्षित क्षेत्र इसे पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास के क्षेत्र चंद्रताल, सरचू, किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी चंद्रताल हुआ, सरचू हुआ, किब्बर वन्यजीव वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल है। कहाँ? पिन वैली के आसपास है ये। ये फिर बायोम है यहाँ पे, शीत मरुस्थल बायोम है, चरम जलवायु यहाँ पे है और हिमालय के पवन विमुख ढलान पर होते होते इसलिए छाया वृक्ष छाया बन जाती है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कुछ बौद्ध संस्कृतियां भी मिलती हैं जिसमें गोम्पा है, बौद्ध मठ है ये। चोरटेन विशेष प्रकार के स्तूप यहाँ मिलते हैं। मड़ी दीवारें, पत्थरों की लंबी और चौड़ी कतार जैसी संरचनाएं यहाँ मिली हुई हैं। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार है यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल कर लिया गया है इसको, लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार। हिम तेंदुआ यहाँ मिलेगा आपको, हिमालय आइबैक्स मिलेगा, नीली भीड़ मिलेगी, हिमालय भेड़िया मिलेगा, गोल्डन ईगल, ये सब मिलेगा आपको। और अब जो थोड़ी सी सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो उसका नाम है वाइल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA 1972। इसमें 4 सूची है, 1 2 3 4। जहां पे भी लिखा रहे WPA 1972 की सूची 1 या 2 या 3 या 4, अगर कहीं पे लिखा है तो समझ लेना वो उसका
डिस्क्रिप्शन यहाँ से जाएगा। उच्चतम स्तर का संरक्षण प्राप्त वन्यजीव प्रजातियां, ऐसी प्रजातियां हैं जिन्हें हाईएस्ट कंजर्वेशन में रखा गया है, उसको रखेंगे हम अनुसूची फर्स्ट में। दूसरी है निम्न संरक्षण, पहले तो उच्चतर हो गया, फिर दूसरा निम्न हो गया, तो फिर दूसरे में हो जाएगा निम्न। पहला उच्चतर है तो ये पहला ही हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा थोड़ा निम्न रहेगा ये। तीसरा संरक्षित वनस्पति प्रजातियां हैं, यहाँ पे वनस्पति प्रजातियां, यहाँ पे वन्यजीव, यहाँ पे वन्यजीव, अब वनस्पति प्रजातियां आ गई, तो तीसरे वाले में वनस्पति प्रजातियां शामिल कर दी गई। तो चौथे वाले में वन्य जीव प्लस वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसम्य जो साइट्स के तहत सूचीबद्ध प्रजातियां उनके उनको यहाँ पर लिखा जाएगा। तुम्हारे साइट्स में कुछ प्रजातियां सूचीबद्ध हैं, तो उन सारी प्रजातियों को ला करके आप यहाँ पे रख दोगे कि चलो ठीक है मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। इसलिए अच्छा, पहले 5 सूची थी, अब इसको काट दी, 2022 में संशोधन हुआ था ना, तो प्रजाति की सुरक्षा के लिए 4 अनुसूची 2022 में संशोधन के अनुसार पहले 5 हुआ करती थी, 4 कर दिए इन्होंने। उसके बाद राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, सीधी सी बात है। राज्य वन्यजीव बोर्ड, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जैसे संस्थागत निकायों की स्थापना से संबंधित प्रावधान करता है। धारा 11-12 के तहत किए गए प्रावधानों से संबंधित विषयों को छोड़कर यह अधिनियम अनुसूची 1-2, अनुसूची 1 में कौन आएगा, जो उच्चतर संरक्षण चाहता है, उच्चतम संरक्षण चाहता है उसको 1 में रखा जाएगा। 2 में कौन, जो निम्न संरक्षण चाहता है, कौन, वन्यजीव। तीसरे वाले में वनस्पति आएगा, चौथे वाले में साइट्स की जो लोग आते हैं उसमें इसमें शामिल कर दिया जाएगा। धारा 11 और धारा 12 क्या कहती है कि जो वार्डन है ना, कुछ प्रजातियों को मार भी सकता है, अगर इनकी ऑर्डर आ गया तो, वार्डन ऑर्डर दे देगा तो मार भी सकते हो। कब, जब जानवर के पूरी तरह स्वस्थ होने की संभावना न हो या उपचार न हो सकने की रोक पड़ी, तो जो मानव के लिए खतरा हो या वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक प्रबंधन आदि में कहीं दिक्कत आती है तो उसको मार सकते हैं। तो अनुसूची 1 और 2 के अंतर्गत आने वाले जीवों के शिकार की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि 1 का और 2 का शिकार आप नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वहां पर ये जो है अनुमति आपको, लेकिन अनुमति दे सकता है कौन, सिर्फ वार्डन देगा बस अनुमति, सब कोई नहीं दे सकता, हर कोई। फिर इसको देखते हैं, अनुसूची 1 के वन्यजीव के स्थानांतरण के लिए केंद्र सरकार से और किसी अन्य वन्यजीव के लिए राज्य सरकार से, अगर मान लीजिए कोई अनुसूची 1 में है जिसको आपने उच्चतम यानी हाईएस्ट कंजर्वेशन किया है, तो अगर उसका स्थानांतरण चाहते हैं ना तो केंद्र सरकार की अनुमति होगी। लेकिन और किसी सूची 2 में है, सूची 3 में, इनके लिए क्या हुआ कि अब राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य, राज्य सरकार से लेना पड़ेगा। तो 1 वाला केंद्र सरकार, 2, 3 और 4 ही जाएगा हमारे राज्य सरकार के पास, ले सकते हैं हम जाकर के वहां पे। और ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये अनुमति को रद्द करने का अधिकार संरक्षित रखता है। मान लीजिए कोई बातें इन्होंने जो वार्डन थे उन्हें दे दिया, लेकिन मंत्रालय ने कहा नहीं सही नहीं है, तो फिर नहीं सही वाला माना जाएगा। फिर जैविक विविधता, जैविक संसाधनों और उनसे संबद्ध ज्ञान तक पहुंच तथा लाभों का उचित न्याय संगत साझाकरण अधिनियम 2025। सीधा सा बात यह है कि मान लीजिए जो हमारे पास जो भी जानकारी है उस जानकारी से किसी को फायदा होने लगा, तो कोई समझदार आया इंसान उसको बोतल भर लिया और लगा बेचने, तो उससे उसका फायदा हो गया, लेकिन ये ओरिजिनल किसका था, इसका था। इसीलिए एक न्यायपूर्ण तरीके से काम किया जाएगा कि जो जैविक संसाधन है जिसका है वहां तक जरूर पैसे पहुंचे, उसके पास पैसे पहुंचे, बाकी जितने जिसको जो कमाना है कमा सकता है अपने हिसाब से। इसलिए तो ये सिंपल सा वही बात है, मैं कुछ चीज पढ़ देता हूँ।
जैविक विविधता, जैविक संसाधनों और उनसे संबद्ध ज्ञान तक पहुंच और तथा लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण विनियमन 2025 शीर्षक से नए नियम जारी किए गए। ठीक है, तो जैव विविधता पहुंच और लाभ साझाकरण 2025 में क्या है, जैविक संसाधनों और इनसे संबद्ध ज्ञान के उपयोग से प्राप्त लाभों को न्यायोचित रूप से साझा करने के तरीकों को विनियमित करना। ये नियम जैव विविधता अधिनियम 2022 के प्रावधानों के तहत जैव विविधता प्राधिकरण, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों ने 2014 में जारी दिशा निर्देशों का स्थान लिया हुआ है। ठीक, तो मतलब जो पहले था उसका 2002 में जो था उसको वहां से देख करके हमने 14 में एक निर्देश जारी किया, 2025 में जाकर के ABS नाम उसका है, एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग, वो हमने कर दिया यहाँ पे। तो अब यहाँ जरा देखते हैं, उच्च मूल्य वाले जैविक संसाधन जैसे लाल चंदन, अगरवुड आदि के लाभ साझाकरण नीलामी बिक्री राशि खरीद मूल्य के बाद प्राप्त आय से 5% से कम नहीं होना चाहिए। जो भी आपको मूल मिला, अगर आप जब उसको पैसा देंगे तो 5% से कम नहीं, ज्यादा ही देंगे। ये नहीं कि आप खा गए सब बैठ करके। अगर वाणिज्यिक उपयोग करें तो 20% से कम नहीं होना चाहिए, अधिक हो सकता है, कम नहीं हो सकता भाई, ये सीमा याद रखना। अब क्या होता है ABS यानी एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग, क्या होता है जरा देख लेते हैं। यह तंत्र निर्धारित करता है कि जैविक या अनुसंधान संसाधनों तक कैसे पहुंच दी जाए। इसका मतलब एक अभी केस स्टडी है, यहाँ पे मैं जरा केस स्टडी देख लेता हूँ कि किसको मिला किसको नहीं मिला है। तो वन है नगोया प्रोटोकॉल 2010 है, विधिक रूप से बाध्यकारी है। फिर 16वां जो सम्मेलन हुआ COP16 हुआ, यहाँ पे इस तरह से चल रहा है। तो ABS मतलब ये कि अगर किसी के पास जो पारंपरिक जानकारी, उस जानकारी किसी ने इस्तेमाल कर लिया, तो इस्तेमाल करने में जो नया प्रोडक्ट बना उसको बेच कर जो पैसा मिला, उस पैसे को आपको इसको भी देना पड़ेगा। बस सीधी सी बात यही, एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग, एक्सेस बेनिफिट ABS। उसके बाद आप CBD देखिए, CBD अंतर सरकारी संधि 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, रियो पृथ्वी सम्मेलन, 196 देश, भारत में सदस्य था। भारत ने जैव विविधता अधिनियम 2002 अधिनियमित किया, इसी चक्र चलते किया था। प्रत्येक पक्षकार देश को राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना तैयार करना अनिवार्य है। 3 लक्ष्य क्या है, जैविक विविधता का संरक्षण करना था, जैविक संसाधनों का समझदारी उपयोग करना था, लाभों का न्याय संगत और समान वितरण करना था। वही यही वाला ABS है। प्रोटोकॉल्स कौन से, एक कार्टाजेना प्रोटोकॉल आता है, पहुंचे ABS के नगोया प्रोटोकॉल 14 में। तो कार्टाजेना एवं नगोया, जो कार्टाजेना है उसने ABS के बारे में ज्यादातर उन्होंने दिया था। ठीक है, अब थोड़ा सा ये मैं बताना चाह रहा था, ABS से महत्वपूर्ण केस स्टडी केरल का कानी आदिवासी समुदाय था। इसके बाद आरोग्य पाचा वनस्पति थी, जिससे ये थकान मिटाने और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करता करता रहता था। वैज्ञानिक ने इसका ज्ञान उपयोग किया, जीवनी नाम की इन्होंने एक औषधि बना डाली। तो ABS के तहत क्या हुआ कि औषधि के व्यवसायीकरण से प्राप्त लाभ का एक हिस्सा कानी समुदाय के साथ साझा किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। तो इतना हो गया है। अब पार्ट 2 जो है ना, इसके आगे से आएगा, यानी इस वाले वन्यजीव अब पर्यावासों के एकीकृत विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना हम शुरू करेंगे कल। तो मैं आपको कल एक और वीडियो दूंगा पार्ट 2 करके, जो यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।